प्यारे साथियों, सुबह का नमस्कार। हम हाजिर हैं अपने ऑनलाइन चैनल पर आपको आज कल हुए कक्षा 10वीं के सोशल साइंस सब्जेक्ट के मासिक टेस्ट का सलूशन लेके। अब हम लोग बिंदुवार डिस्कशन करेंगे प्रश्न पत्र के पर और उसके विस्तृत एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। पहला प्रश्न है, एवरीथिंग available in our environment to satisfy our needs is termed as। पर्यावरण में वह सब वस्तुएं जो हमारे दैनिकीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मौजूद हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं? संसाधन के नाम से, अर्थात रिसोर्स कहा जाता है। अब यहाँ पर रिसोर्स की डेफिनेशन आपको दी गई है, अ स्टॉक और सप्लाई ऑफ मनी, मटेरियल, स्टाफ एंड अदर एसेट्स दैट कैन बी ड्रॉन on by a person or organization is order to function effectively। इसे हम रिसोर्स के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, द रिसोर्स ऑफ ओनरशिप आर। आपको पहले से पता है, चैप्टर में मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ाया था चैप्टर में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज जब हम करते हैं तो उसका एक टाइप है ओनरशिप के बेसिस पे जो रिसोर्सेज होते हैं, प्लांटेशन, पॉन्ड्स, पॉशेस लैंड्स, ये सब कैसे इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव। आप देख रहे होंगे कि जो विकल्प चारों दिए गए हैं उसमें से एक विकल्प विभिन्न तीनों विकल्पों से अलग कलर से होगा, वही आंसर है। एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं कि देयर इज़ 4 टाइप ऑफ ओनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ownership, 4 type of resources: individual, community, national and international। so this is the answer। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, रिसोर्स प्लानिंग इज essential फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। रिसोर्स प्लानिंग, योजना, संसाधनों की योजना बनाना बहुत ही अत्यांतिक आवश्यक है। किसके लिए? इकोलॉजिकल बैलेंस, सस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन, नन ऑफ दीज। सस्टेनेबल, इसका आंसर क्या होगा? सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मीन्स क्या होता है? सतत। सस्टेनेबल मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? सतत। चलिए, अब सतत और या सस्टेनेबल को हम डेफिनेशन से ज़रा यहाँ देख सकते हैं। डेवलपमेंट विच टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड कंप्रोमाइजिंग विद नीड्स ऑफ फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विकास की वह आधुनिक अवधारणा जिसमें हम पर्यावरण का नुकसान भी नहीं करते हैं और भविष्य की ज़रूरतों के साथ हम समझौता भी नहीं करते और वर्तमान की भी पूर्ति होती जाती है, ऐसी विकास की अवधारणा सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कही जाती है। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट एंड फिगर हैं जो 1992 में फर्स्ट अर्थ समिट हुआ, 1992 में रियो डी जेनेरियो विच इज़ लोकेटेड इन ब्राज़ील, और मोर देन 100 स्टेट, मतलब लगभग 100 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया। वहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता हुआ जिसे हम एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं, जिसमें 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आम सहमति बनी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड। आप अगर चैप्टर और मेरे वीडियो को पूर्व में ध्यान से देखे होंगे तो मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज जब पढ़ाया था तो उसमें ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन जो रिसोर्सेज का डिवीज़न है उसमें बायोटिक एंड अबायोटिक, और यहाँ पर डेफिनेशन भी हमने आपको दे दी है। बायोटिक ऑल लिविंग थिंग्स जो होती हैं इस यूनिवर्स इन्वायरमेंट में उन्हें बायोटिक कहा जाता है रिसोर्सेज, और जो नॉन लिविंग थिंग होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अबायोटिक। चलिए प्रश्न संख्या 5 पर बढ़ते हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हेल्ड। अभी मैंने जैसा कि बताया कि रियो डी जेनेरियो 1992। ज़्यादा जानकारी के लिए आप क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन फॉलो करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग 6 देखते हैं। जियोथर्मल एनर्जी इस पुआ वैली एंड पार्वती वैली आर। पहले तो इन दोनों वैलियों के बारे में आप जान लीजिए। पुगा वैली कहाँ पर है? पुगा वैली जम्मू कश्मीर
यूटी, पहले जो राज्य हुआ करता था वो यूटी हो गया, और उससे अलग हुआ एक यूटी लद्दाख। लद्दाख में पूगा वैली है और परावती वैली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। इन दोनों वैलीज़ में जियोथर्मल भूतापीय ऊर्जा पाई जाती है कि रिसोर्स पाए गए हैं, ऐसे जो है सिम्टम्स मिले हैं कि वहाँ एक प्रचुर मात्रा में जियोथर्मल एनर्जी वहाँ से वहाँ हो सकती है। उसके लिए हमको बहुत टेक्नोलॉजिकली एम्पावर्ड होना पड़ेगा, आफ्टर दैट हम लोग उसे कंज्यूम कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर ये किस तरीके का रिसोर्स है। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? डेवलप्ड रिसोर्सेज कहते हैं। यहाँ डेवलप्ड रिसोर्सेज की डिफिनीशन दी गई है, रिसोर्सेज विच आर डेवलप्ड एंड सर्वेड फॉर यूटिलाइजेशन एंड आर बीइंग यूज्ड इन प्रेजेंट टाइम आर नोन एज डेवलप्ड रिसोर्सेज। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनका विकास किया गया हो, साथ में उनको आइडेंटिफाई करके वो सर्वे किया गया हो और हम उसे भविष्य में यूज कर सकते हैं, वैसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? डेवलप्ड रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज आयरन ओर? सो यहाँ पर आंसर क्या होगा? नॉन रिन्यूएबल, जो गैर नवीकरणीय होते हैं। रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड आफ्टर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो इन्हें नॉन रिन्यूएबल कहा जाता है, जो एक बार अगर इनसे इनका प्रयोग हो गया तो दोबारा इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। विच अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज कैन टाइडल एनर्जी बी पुट? टाइडल एनर्जी को हम कैसे रिसोर्सेज के टाइप में रखेंगे तो वो कैसा है? रिप्लेनिशेबल। रिप्लेनिशेबल कैसे रिसोर्सेज को कहा जाता है? हम रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन को फिर पढ़ेंगे तो एक स्टॉक रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल बट वी डू नॉट हैव प्रॉपर टेक्नोलॉजी टू यूज देम आर कॉल्ड स्टॉक रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम जानते हैं, आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि हमारे यहाँ हैं, लेकिन उनके लिए हाईली टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए, जो हमारे पास नहीं है और हम नहीं यूज कर पा रहे हैं ऐसे, तो उनको हम क्या बोलेंगे? रिप्लेनिशेबल। और वैसे में आता है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी आप जानते हैं ज्वार भाटे की जो घटना समुद्री कोस्टल एरियाज़ में होती है, वहाँ से हम उस एनर्जी को यूज करके बेहतर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी में कर सकते हैं। अगर हाईली टेक्नोलॉजी आप अगर नॉर्डिक स्टेट्स जो हैं, नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इन सब राज्यों में आप देखेंगे तो यहाँ पर, और या फिर जहाँ भी जो भी कोस्टल एरिया है जहाँ ज्वार भाटा बहुत ज़्यादा आता है, वहाँ पर इनका प्रयोग अच्छी तरह से होता है, जो डेवलप्ड स्टेट है करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब? तो पंजाब में जो मृदा के क्षरण का सबसे बड़ा कारण माना जाता है उसे ओवर इरिगेशन माना जाता है। अति सिंचाई, ओवर इरिगेशन, अति सिंचाई मतलब वहाँ पर आप जानते ही हैं HYV सीड्स और ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और बहुत ज़्यादा मनी इन्वेस्टमेंट किया फार्मर्स के बीच में, समरसेबल पेट्रोल पंप, समरसेबल पंपिंग सेट, इस तरीके से। तो वहाँ पर ओवर इरिगेशन की वजह से यह प्रॉब्लम आ रही है कि जब एक लंबे समय तक मृदा में पानी का जमाव होगा, प्लॉगिंग होगी, तो मृदा के न्यूट्रिएंट्स जो उन्हें रिक्वायर्ड होते हैं वो नहीं मिल पाते और उनका क्षरण हो जाता है। अब यहाँ पर हमने कुछ आपके लिए मटेरियल रखा है जिसे आप आराम से पॉज करके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हम इसे ऑन रखते हैं जिससे आप देख सके कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ये आप जो है अपनी बुक में भी पाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस्ड? इस निम्नलिखित देशों में कहाँ पर टेरेस कल्टीवेशन खेती होती है? तो दरअसल टेरेस कल्टीवेशन का जो सिस्टम है वह पूरी तरह से हिल स्टेट जो इंडिया के हैं, जितने भी पहाड़ी या पर्वतीय राज्य हैं वहाँ पर होता है। और निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्प में आपको पर्वतीय राज्य केवल एक उत्तराखंड दिख रहा है। और यहाँ पर आप देख लीजिए टेरेस कल्टीवेशन की डिफिनेशन भी बताई गई है। मेथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन साइट्स
of hills or mountains by planting or graduate terrace built into the slope. Through labor intensive, the method has been employed effectively to maximize arable land area in variable terrains and reduce soil erosion and water loss. तो ये कुछ तरीके हैं कि टेरेस कल्टीवेशन से कैसे हम मृदा को बचा सकते हैं। अगला प्रश्न है गली इरोजन फाउंड इन विच एरिया। हम सॉयल इरोजन का चैप्टर जब सॉयल इरोजन को पढ़ रहे थे तो वहाँ पर इरोजन के 2 टाइप्स को हम एक सीट इरोजन एंड गली इरोजन पढ़ा था। वहाँ पर आपको देखने को मिला होगा कि गली इरोजन से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड इंडिया का एरिया कौन सा है, चंबल का रीजन जो है, चंबल घाटी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमाओं के आसपास चंबल का क्षेत्र है और वहाँ पर ये इरोजन का टाइप पाया जाता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड SDI रिपोर्ट। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन था जिन्होंने हमसे संपर्क भी किया कि सर व्हाट इज़ SDI और ये और समथिंग एल्स, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स करके एक रिपोर्ट जारी होती है, मानव विकास सूचकांक जिसको हिंदी में कहते हैं, और यह कौन सी संस्था जारी करती है, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और यहाँ पर इसके बारे में SDI के बारे में एक विस्तृत आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स SDI इज ए स्टैटिस्टिक कॉम्प्लेक्स इंडेक्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम इंडिकेटर्स। तो मुख्यतः 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं HDI को निर्धारित करने के लिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स जीवन प्रत्याशा, दूसरी एजुकेशन शिक्षा और तीसरी प्रति व्यक्ति आय। इन 3 मानकों के आधार पर देश में एक मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट पूरे विश्व में तैयार की जाती है अलग अलग देशों की, और इस समय भारत 130वें नंबर पर मानव विकास सूचकांक में है दुनिया के सभी देशों में। विच आर यूज्ड टू रैंक कंट्रीज इनटू 4 टियर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के भी 4 कैटेगरी में बांटा गया है, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग देशों को रखा जाता है। और पहली बार इस रिपोर्ट को महबूब उल हक जो बांग्लादेशी, आज बांग्लादेश है और पहले पाकिस्तान हुआ करता था, तथा भारत के इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन, इन दोनों लोगों ने मिलकर इसको बनाया था। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अर्थ समिट हेल्ड इन विच ईयर। मुझे लगता है कि यह प्रश्न आगे ऊपर डिस्कस किया गया है। अर्थ समिट ऊपर प्रश्न पूछा गया था कि कहाँ हुआ था, यहाँ पर पूछा गया है किस सन में हुआ है, तो आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं। एज वेल एज मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन दे दिया है। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 इन जून। मोर देन 100 हेड ऑफ द स्टेट मीट टू रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। अब इसके क्या क्या गोल्स थे, क्या इसने अचीव किया, ये तो डिस्कशन हो गया है। आइए हम एक 14th क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। विच सॉयल इज़ फाउंड इन डेल्टा रीजन। यहाँ पर आप कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी सॉयल की स्पेलिंग में। यहाँ सॉयल जो लिखा गया है विकल्पों में वह आत्मा है, लेकिन जो प्रश्न में स्पेलिंग लिखी गई है वह सही है, उसी को आप फॉलो करेंगे। तो डेल्टाई रीजन में, डेल्टाज रीजन में कौन से सॉयल पाई जाती है, तो मैंने डिस्कशन और वीडियो में बताया था कि एलुवियल सॉयल पाई जाती है, बिकॉज जो हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम है गंगा, ब्रह्मपुत्रा और जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है, वहाँ से जो हिमालयी नदियाँ हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ये तीनों हिमालय से डिपॉजिट सैंड और ह्यूमस बहा के लेके जाती हैं, और वो उससे कैरी किया हुआ जो डिपॉजिट होता है वह कौन सी सॉइल को फॉर्म्ड करता है, एलुवियल सॉइल, जिसकी वजह से गंगा, आप देखिए कि ईस्टर्न कोस्ट पर जो भी हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, इन सब के डेल्टास पर पैडी की कल्टीवेशन ज़्यादा होता है क्योंकि एलुवियल सॉइल वहाँ पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। विच जोग्राफिकल एरिया इज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द इंटायर इंडियन टेरिटरी। जैसा कि आपको पता होगा भारत का जो भौतिक विभाजन है, फिजिकल डिवीज़न जो इंडिया का किया गया है वो प्लेट, माउंटेन, प्लेट्यूज़ में और मेनली इन 3 में किया गया है, और तीनों का जो परसेंटेज है वो है प्लेन टोटल 100% का 43 है, और माउंटेन कितना है 30 है, प्लेट्यूज़ कितने हैं 27 है।
अब यहाँ पर हमने इसके ब्रीफ आपको जानकारी के लिए कुछ चीज़ें लिख दी हैं। इंडिया हैज़ लैंड अंडर ए variety of relief feature, namely mountain, plateau, plains and iceland. About 43% of the land area is plain, which provides facility for agriculture and industry. Mountain amount of 30% of total surface area of the country and ensure perennial flow of some rivers, provide facility of tourism and ecological aspects. About 27% of the area of country is to plateau region. It processes rich reserve of minerals, fossils, fuels. यह पूर्ण रूप से क्या रहा, 15 प्रश्नों का टेस्ट आपका हुआ था और उसका एक्सप्लेनेशन है। कोई भी शंका है अगर आप तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से आपको ऑनलाइन कक्षाएं प्रोवाइड कराई जा रही हैं, इसका सदुपयोग करिए। हम लोग बहुमूल्य समय निकाल कर आपको अपना दे रहे हैं और आपके बेहतर के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए किसी भी प्रश्न, किसी भी एक्सप्लेनेशन में कोई डाउट हो तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से भी पूछ सकते हैं। इस प्रकार से यह मंथली टेस्ट का पूरा एक्सप्लेनेशन रहा। आप लोगों को एक बार फिर से यही सजेशन है कि घरों में रहिए, खूब पढ़ाई करिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।